हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अर्थशास्त्री की जिसका जन्म इंडिया में हुआ और यह हमें अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराता है। दोस्तों, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो हमें कुछ ही समय के भीतर 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान और 1 चाइना के साथ था। और यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस देश में युद्ध चल रहा हो वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से नीचे जाती है। इसका नतीजा इंडिया में भी यही निकला कि 1990 के दशक तक आते आते भारत में कुछ भी स्थिर नहीं रहा। दोस्तों, यह युद्ध ही भारत की आर्थिक हालत खराब करने का असली जिम्मेवार नहीं है, बल्कि इसमें भारत द्वारा बनाई गई समय की कुछ पॉलिसीज भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। क्योंकि जब भारत एक लंबी लड़ाई के बाद आज़ाद हुआ तो सरकार ने यह नियम बनाया कि कोई भी बाहर की कंपनी आकर इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि कहीं भारत फिर से गुलाम ना हो जाए किसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी का। दोस्तों, यह डर की भावना तो समझ आती है, परंतु इसके कारण जो इंडिया की इकोनॉमी नीचे गिर रही थी उसका हल भी जरूरी था, क्योंकि इंडिया जो कि एक डेवलपमेंट की दिशा से काफ़ी दूर चला जा रहा था। इसके साथ ही उस समय की पॉलिसी में कुछ और भी कारण थे जिसके चलते आम तौर पर पैसे वाले लोग भी जल्दी कोई अपनी कंपनी या फैक्ट्री ओपन नहीं कर सकते थे। वह था लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर किसी को अपनी फैक्ट्री शुरू करनी होती थी तो उसे लाइसेंस जैसे कड़े दौर से गुजरना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल था। इसी कारण उस समय मेजर कंपनियां सरकार को अपने बिहाव पर ही ओपन करनी पड़ती थी। इसके अलावा दोस्तों, जो कंपनी भारत में ओपन हुई थी उन्हें उस समय भारत की बंद इकोनॉमी नीति काफ़ी परेशान कर रही थी। यानी उस समय सरकार ही कंपनी का प्राइस और उत्पाद तय करती थी। जैसे मान लीजिए कि कोई कार बनाने वाली कंपनी 1000 कार प्रति माह बना सकती थी, और अगर सरकार ने उसे 100 कार बनाने को बोला है तो वह कंपनी उतनी ही बनाती। इसके बावजूद कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही फले फूले, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अपने पाँव ना पसारे। दोस्तों, जब साल आया 1988 में तो IMF ने राजीव गांधी से कहा कि भारत आर्थिक संकट की तरफ तेजी से जा रहा है, जिससे बचने के लिए आप एक लोन लीजिए और अपने देश की इकोनॉमी में कुछ सुधार कीजिए। परंतु राजीव गांधी ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद 1989 में VP सिंह की सरकार बनती है, और उस समय का आलम यह था कि राजनीतिक संकट भारत में काफ़ी जोरों पर था, क्योंकि जब वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने शुरुआती बयानों में तो कई बार कहा कि सरकारी खजाना बिल्कुल खाली है, परंतु कुछ ही समय बाद VP सिंह की सरकार गिर जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। उनका तो यह हाल रहा कि वह अपना बजट भी पास नहीं करा पाए। उधर सन 1991 में राजीव गांधी की भी तमिलनाडु बम ब्लास्ट में हत्या हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से जनता की सहानुभूति मिलने के कारण कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। वे खुशी मनाने के बजाय अपने कैबिनेट सचिव को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या देश की सच में हालत इतनी ख़राब है जितनी हम मीडिया और न्यूज़ में सुन रहे हैं। तो उनके कैबिनेट सचिव ने कहा कि सर, देश की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारे पास केवल 2 सप्ताह के आयात का खर्च ही बचा है और भारत कर्ज में सर से पांव तक डूबा पड़ा है। दूसरी ओर भारत के सामने उसी समय एक और समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि उस समय खाड़ी युद्ध भी शुरू हो जाता है और भारत में आने वाला तेल वगैरह सारा आयात माल गल्फ की खाड़ी से होकर आता था। परंतु पहले जो भारत के कच्चे तेल हर महीने 500 करोड़ खर्च करता था, अब वही तेल उसे 1100 करोड़ में पड़ रहा था, जो कि भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक था। अभी भारत के पास बीतते समय के साथ केवल 1 सप्ताह का ही रिजर्व बचा था और हालत यह थी कि भारत के ऊपर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा था। नरसिम्हा राव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भारत को इस संकट से कैसे निकाला जाए। उसी बीच उन्हें याद आया एक ऐसा इंसान जो उन्हें इस जाल से निकालने का सही रास्ता बता सके। वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके थे। उन्होंने तुरंत ही मनमोहन सिंह को फ़ोन किया और अपने ऑफिस में आने की गुजारिश की, जिसके बाद वे अपनी पार्टी से विचार विमर्श करके मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपने की बात करते हैं, जिस पर कुछ बहस भी हुई, परंतु आखिरकार मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्योंकि
नरसिम्हा राव को भी कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर इस हालत से कोई देश को बाहर निकाल सकता है तो वे देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ही है। उन्होंने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्ट्री सौंपते हुए कहा कि अब से देश को इस हालत से बाहर निकालने की जिम्मेवारी आपकी है। उधर भारत ने भी कुछ समय तक देश को चलाने के लिए IMF का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद वह ऐतिहासिक दिन आता है जब 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी का कार्य पलट करने वाला एक ऐसा बजट पेश किया जहां से देश की हालत ओवरऑल ग्रो करने लगी। इन्होंने सबसे पहले तो कंपनियों के लिए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और साथ ही कंपनियों के ऊपर से उत्पाद और मात्रा की कीमत के रिजेक्शन को भी हटा दिया। इसके साथ ही बाहरी कंपनियों को भी इंडिया में आकर व्यापार करने की इजाजत दे दी गई। और उस समय दोस्तों इंपोर्ट लिस्ट में भी काफ़ी बदलाव किया गया, जहां पहले बहुत से सामान के ऊपर इतना टैक्स था कि आम जनता इसे इंपोर्ट नहीं कर सकती थी। अब उस टैक्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया, जिससे आम जनता के लिए यह काफ़ी आसान हो गया। इसके साथ सभी सरकारी कंपनियों का भी एक बार फिर से विनिवेश किया गया, जिससे काफ़ी रोजगार में भी वृद्धि हुई। इस तरह इस बजट को पेश करने पर उस समय चाहे कोई भी हो संसद में है, यह बजट सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संसद गूंज उठा था उस समय। और मनमोहन सिंह ने अंत में कुछ भगत सिंह की लाइन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है के साथ इस बजट को समाप्त किया, जिसके बाद भारत एक नई ऊंचाइयों को छूने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।